आज हमने देखा है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। माइक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज भी कुछ थे जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे। अब वो कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से मेन इश्यूज होते हैं। मैंने आपको कहा था जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो समझ ले, हम एक मोहल्ले को डिस्कस करते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम पूरे मुल्क को डिस्कस करते हैं, और इसमें हम गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर को डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो वो कहता है जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं पूरे मुल्क की मुआशी हालत को, मईशत को, इकोनॉमी को, तब हमें लगता है कि तीन चार मेन इश्यूज हैं। पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट, कि पहला प्रॉब्लम ये होता है कि हमें पूरा रोजगार देना चाहिए अवाम को। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार पूरा का पूरा होना चाहिए मुल्क में, सब लोगों के पास रोजगार होना चाहिए जो कमाने वाले हैं। इसके बाद है पॉवर्टी, मतलब गुर्बत वगैरह। इसके बाद है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई, ये भी एक मुल्की लेवल पर इशू होता है, किसी घर का नहीं होता। इसके बाद है डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये जो चौथा करेक्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा करेक्टर मतलब फॉरेन ट्रेडर, ये उससे रिलेटेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो इसमें होता क्या है, सपोज आप समझ लें कि पाकिस्तान हर बंदे का बैंक अकाउंट होता है ना, जिस तरह इजी पैसा अकाउंट, जैस कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। इसी तरह से पाकिस्तान यानी पूरे मुल्क का भी एक अकाउंट होता है जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। अब उसमें हम देखते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर कितने रुपए की चीजें बेच रहे हैं और कितने रुपए की चीजें पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। अगर हम ज्यादा खर्चा कर रहे हूँ बाहर की चीजें खरीदने में, और कम पैसे कमा रही हूँ बाहर चीजें बेच कर, तो इसका मतलब है कि ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है पाकिस्तान से और कम पैसा आ रहा है। तो हम कहते हैं हमारा जो करंट अकाउंट है इस टाइम उसमें कमी हुई है, क्योंकि 100 रुपया निकला है और 50 रुपया आया है। और अगर हम कहें कि हम 100 रुपए की चीजें हमने बेची हैं, 100 पाकिस्तान में आया है, और 50 रुपए की चीजें हमने खरीदी हैं, मतलब क्या हुआ, पहले केस में हमने इंपोर्ट ज्यादा की थी 100 रुपए की, एक्सपोर्ट 50 रुपए की थी। तो 100 रुपया गया था, 50 आया था, तो ओवरऑल हमारे अकाउंट में जो पैसे थे वो कम हो गए थे। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, 100 रुपए की चीजें बेचते हैं, और इंपोर्ट 50 रुपए की करते हैं। तो ओवरऑल हमारी 100 रुपया हमने कमाया और 50 रुपया यहाँ से गया, तो 50 रुपए का हमें फायदा हुआ। तो हम कहते हैं हमारा करंट अकाउंट में 50 रुपए का इजाफा हुआ, तो उसे कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। तो अगर हमारी इंपोर्ट ज्यादा हो, पाकिस्तान में ज्यादा चीजें लेकर आए खर्चा करके, और एक्सपोर्ट ज्यादा हो, पैसे कमाए कम, बाहर के मुल्क को कम चीजें बेचें, तो हम कहते हैं हमारे अकाउंट में ओवरऑल पैसों की कमी हुई है। तो ये होता है डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, या करंट अकाउंट डेफिसिट भी से कहा जाता है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड। अब पहले हमने जो चैप्टर नंबर 2 और 3 पढ़ा था उसमें भी हमने डिमांड और सप्लाई को पढ़ा था, लेकिन वो एक अकेले बंदे की डिमांड और अकेली फर्म थी। एक खरीदने वाला बंदा भी एक था और बेचने वाले भी एक दुकान। हमने एक कंज्यूमर और एक फर्म को डिस्कस किया था। आज हम एग्रीगेट देखेंगे कि पूरे मुल्क के लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं और पूरे मुल्क की मिलकर सारी दुकानें कितनी सप्लाई कर रही हैं, क्योंकि यह है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हमने पूरे मुल्क को डिस्कस करना है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हुई, टोटल स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी बाय हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट्स एंड फॉरेन ट्रेडर। वो कहते हैं चार के चार एजेंट्स पूरे मुल्क में किसी चीज की डिमांड करते हुए जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। कलेक्टिव ऑफ व्हाट ऑल कंज्यूमर्स हैव कंज्यूम्ड विद इन एन इकोनॉमी। एक मईशत के अंदर, किसी मुल्क के अंदर सारे के सारे लोग जो चीजों को खरीदते हैं, उन सब की खरीद को इकट्ठा करके उनके एग्रीगेट या कलेक्टिवली अगर देखा जाए कि वो कितनी तलब कर रहे हैं, तो उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसके बाद है एग्रीगेट सप्लाई, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड बाय बिजनेसेस एट द गिवन प्राइस, कॉस्ट एंड मार्केट कंडीशन। कि पूरे मुल्क की दुकानें मिलकर कितने रुपए की चीजें बेच रही हैं, पहले कितना प्रोडक्ट बना रही हैं, फिर उसको सेल कर रही हैं, तो इसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। कलेक्टिव ऑफ व्हाट ऑल बिजनेसेस हैव प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी। इसके बाद है नीचे नोट कि usual shapes of aggregate supply and aggregate demand are same as the common supply and demand curve analyzed in microeconomics except long run aggregate supply curve। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर था सेकंड और थर्ड, उसमें हमने डिमांड और सप्लाई को जब पढ़ा था तो हमने कहा था डिमांड जो होती है वो डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप होती है, और सप्लाई जो थी वो अपवर्ड और पॉजिटिव स्लोप थी। उसमें हमने शॉर्ट रन लॉन्ग रन वगैरह नहीं देखा था। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब वो कहता है कि अब हम डिमांड और सप्लाई को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जब पढ़ेंगे, उसके दौरान जो आमतौर पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की जो कर्व्स हैं, ये भी वैसे ही हैं जैसे सिंपल डिमांड और सप्लाई की कर्व थी। लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी लॉन्ग रन में उसकी शेप थोड़ी मुख्तलिफ है, उसकी कर्व डिफरेंट है। वो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से। एग्रीगेट डिमांड,
क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय ऑल एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी, कि पूरे मुल्क के चार जो इकोनॉमी के करेक्टर्स होते हैं वो मिलकर कितनी चीजों की डिमांड कर रहे हैं। पहले तो हमने यही पढ़ा था कि जो पहला कंज्यूमर है सिर्फ वही डिमांड करता है, लेकिन अगर देखा जाए जो फर्म है उसने कोई प्रोडक्ट बनाना है लेकिन वो पीछे से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो खरीद कर आती है, उनकी डिमांड पीछे से करके आती है। अगर गवर्नमेंट को देखा जाए वो कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाती है तो जाहिर सी बात है उसने अगर एक सड़क बनानी है तो उसके लिए वो मटेरियल वगैरह भी तो खरीदेगी, तो गवर्नमेंट भी इस तरह से कंज्यूमर हो गई। और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं उनमें अगर देखा जाए जो बंदा चीजें खरीद रहा है इंपोर्ट कर रहा है तो वो खर्चा कर रहा है, और जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट बनाकर बेच रहा है तो वो भी तो प्रोडक्ट बनाते हुए उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब रिसोर्सेज को पीछे से खरीदा होगा। तो इस तरह हर चीज की डिमांड तो हो रही है पूरे मुल्क में, और चारों के चारों एजेंट्स की मिलकर डिमांड जब होती है पूरे मुल्क में उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड विद एन इकोनॉमी एट ए गिवन ओवरऑल प्राइस लेवल एंड इन ए गिवन टाइम पीरियड। Aggregate demand curve shows the relationship between price level and quantity of output that agents are willing to consume. अब आमतौर पर जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, उसमें किसी चीज की डिमांड और उसकी कीमत के दरमियान रिलेशन था, किसी एक बंदे की डिमांड और किसी एक दुकान की प्राइस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ओवरऑल कीमत कितनी चल रही है, एक जनरल प्राइस लेवल, किसी भी चीनी की कीमत पूरे मुल्क में कितनी कीमत है, सपोज 60 रुपए किलो है, और मिलकर जो मिल्स हैं चीनी वाली वो कितनी चीनी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि उन्होंने कीमत जो रखी है उसके ऊपर कितने लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी कंजम्पशन को ही हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। देयर इज एन इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड प्राइस, व्हिच मींस दैट एट हायर प्राइस लेवल हाउसहोल्ड्स आर विलिंग टू कंज्यूम लेस। ये वही लॉ ऑफ डिमांड वाली बात है कि कीमत ज्यादा होगी तो कंजम्पशन या डिमांड कम होगी। AD aggregate demand is a measure of all what is that is demanded with an economy, therefore it is equal to the amount of expenditure। वो कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड हम उससे कहते हैं जो आमतौर पर हम सारी चीजों की तलब करते हैं, तो जब चीजों की तलब करते हैं तो उसके ऊपर हम पैसा भी तो लगाते हैं। अगर कोई कहे कि यार हमारे पास जो है ना 1 लाख रुपए की डिमांड हो रही है प्रोडक्ट खरीदने की, एक बंदा है वो कहता है कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए की डिमांड करनी है किसी चीज की। अब देखा जाए हम ये कहेंगे कि वो 1 लाख की डिमांड कर रहा है, और उधर से देखेंगे जो 1 लाख दे रहा है तो इसका मतलब वो 1 लाख का खर्चा कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, ये उसका एक्सपेंडिचर होगा। पुरानी बातें हैं सारी, लेकिन फर्क ये है कि वहां पर हमने एक छोटे लेवल पर देखा था चीजों को, यहाँ बड़े लेवल पे पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड वही जो वो चीजों की तलब करता है उसके ऊपर खर्चा करता है। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, यानी फर्म जो है वो किस तरह खर्चा करती है अपने कारोबार में इन्वेस्ट करके। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्ट करती है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने शहरियों के लिए बनाकर। इसके बाद है नेट डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन एन इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला भी वो वही बता रहा है जो नेशनल इनकम का फॉर्मूला था, CIG + X - M। अब नेशनल इनकम क्या आती है, पूरे मुल्क में कमाई जाने वाली इनकम, और एग्रीगेट डिमांड क्या है, पूरे मुल्क में जितने लोग चीजों की तलब कर रहे हैं। तो जब चीजों की तलब कर रहे हैं तो पैसे खर्च करेंगे, और जो बेचने वाले हैं उनके लिए यही इनकम हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड कंज्यूमर के एंड से देखा जाए टोटल एग्रीगेट डिमांड तो वो भी CIG + X - M है, और कमाने वाले की तरफ से देखा जाए तो उसे हम यही इनकम कहेंगे, CIG + X - M। इसके बाद अब उसने ये बताया है कि ये जैसे लॉ ऑफ डिमांड की नॉर्मल डिमांड कर्व थी, प्राइस और डिमांड के दरमियान इनवर्स रिलेशन, तो ये सेम वही कर्व है और कोई फर्क नहीं है। मकसद क्या है, वहां पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी देखते थे कि हम कितनी प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि रियल नेशनल आउटपुट के वो पूरे मुल्क में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, और उधर से प्राइस लेवल। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट द प्राइस लेवल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, एक्स एक्सेस इज द रियल नेशनल आउटपुट। AD curve is downward sloping, which means that as the price level decreases, level of demand increases। पता ही है आपको शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिमांड। अब अगर आपको पता हो जो हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, फिर लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई। तो वहां पर दो चीजें थी, एक थी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर और एक था शिफ्ट इन डिमांड कर, और एक था मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर और एक था शिफ्ट इन सप्लाई कर। तो हमने कहा था कि डिमांड के ऊपर अगर प्राइस का इफेक्ट पड़ेगा तो वो तो आओगे मूवमेंट अलोंग द कर्व, अगर किसी और फैक्टर का इफेक्ट पड़ेगा तो कर्व शिफ्ट हो जाती थी। सप्लाई के ऊपर भी ऐसा था। अब ये कह रहा है शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व, वो डिमांड कर्व थी, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, बात एक ही है। वो क्या थी, माइक्रो लेवल पे थी, एक अकेले बंदे की तरफ से डिमांड, ये पूरे मुल्क की तरफ से डिमांड है।
तो इसमें भी शिफ्ट आ रहा है। तो शिफ्ट आ रहा है किसकी वजह से? शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नॉट कास्ड बाय द चेंज इन प्राइस लेवल, इट इज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर। वहां भी हमने कहा था कि वहां भी हमने कहा था कि डिमांड के ऊपर अगर प्राइस का इफेक्ट होगा तो हम कहेंगे ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसे हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग द कर्व। अगर डिमांड के प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स होंगे, फैक्टर अदर देन प्राइस, किसी और फैक्टर का इम्पैक्ट होगा, तो हमने कहा था कि डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाती है, और इसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं, ना कि क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें भी ऐसे है, वो कहता है कि जो शिफ्ट हो रही है ना डिमांड कर्व, वो प्राइस के चेंज की वजह से नहीं हो रही, किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रही है। Some reasons for the shift in aggregate demand is due to a change in any of the component part of the equation। तो वो कह रहे हैं कि अब इसमें हम कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो शिफ्ट होगी ना, प्राइस की वजह से नहीं होगी, किसी और फैक्टर की वजह से होगी। तो वो और फैक्टर कौन से हैं? वही फैक्टर जो एग्रीगेट डिमांड के अंदर मौजूद हैं, उनमें तब्दीली आएगी। अब देखें, अब एक बंदा है, उसमें समझ ले कि उसके बुकले बॉडी पार्ट्स हैं। अब पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, अब उसके पाँव का कोई इशू हो गया, तो अब सही नहीं चल रहा। तो उसी बंदे के ओवरऑल कंडीशन में फर्क क्यों आया? उसके अपने किसी एक बॉडी पार्ट की वजह से। तो एग्रीगेट डिमांड भी वो कह रहा है कि क्यों फर्क आएगा, इसके अपने किसी एक पार्ट की वजह से, इसके अपने किसी एक कंपोनेंट की वजह से। कौन से कंपोनेंट? यही वाले CIG प्लस X माइनस M। एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन से? कंज्यूमर्स हैव मोर इनकम एंड बिगिन स्पेंडिंग मोर इन द इकोनॉमी। कंज्यूमर की तरफ से देख रहे हैं, जो हमने कहा था कंजम्पशन, वो कहते हैं कंज्यूमर की तनख्वाह ज्यादा होगी तो ज्यादा खर्चा करेंगे। फर्म्स हैव ए वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म। अगर दुकान को पता चल रहा है कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। गवर्नमेंट डिसाइड टू स्पेंड मोर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। गवर्नमेंट खर्चा किसके ऊपर करती है? मुख्तलिफ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाने में, हॉस्पिटल्स, रोड्स वगैरह। और इंपोर्ट्स बिकम लेस डिजायरेबल फॉर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर अट्रैक्टिव टू फॉरेन फंड्स। अब फॉरेन ट्रेडर हैं, वो बिजनेस किस तरह अपना कंटिन्यू करेंगे? अगर उनको पता चलेगा कि बाहर के लोगों के लिए हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रही हैं, हमारी जो प्रोडक्ट हैं, एक्सपोर्ट उसे कहते हैं ना, जो हम चीज यहाँ से पाकिस्तान से बाहर के मुल्क को बेचते हैं, तो वो कहते हैं जब एक्सपोर्ट इस तरह से अट्रैक्टिव हो बाहर के लोगों के लिए। और इम्पोर्ट क्या होती है? इम्पोर्ट ये होती है जब बाहर के मुल्क से हम कोई चीज अपने मुल्क में ले आए, लेकिन ये अच्छा साइन नहीं होता। अच्छी चीज क्या है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में? एक्सपोर्ट्स मतलब ये कि हम चीजें बेचें बाहर के मुल्क को, ना कि खरीद कर आए। क्योंकि अगर हम खरीदेंगे तो हमें वहां जो कीमत होगी डॉलर्स में होगी, हमारे रुपीज हैं, हमारा पैसे की वैल्यू बहुत कम है। और एक्सपोर्ट से क्या होगा? एक्सपोर्ट यह है कि हमारे रुपए की जो बनी हुई चीज होगी वो वहां डॉलर में बिकेगी, तो इस तरह से डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे। तो वो कहते हैं एक्सपोर्ट का बढ़ना अच्छी चीज है और इम्पोर्ट का कम होना अच्छी चीज है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे जो एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर है, CIG प्लस X माइनस M। अब यहाँ पर देखें कि शिफ्ट हुआ है एग्रीगेट डिमांड। वो कहते हैं कि शिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आगे बढ़ेगी। AD से AD आगे भी एरो शो कर रहा है, आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। अगर ये चारों के चारों फैक्टर अच्छे होंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगर अच्छा प्रोडक्ट मिले तो डिमांड बढ़ती है ना। अगर इन चारों की चारों चीजें कम होगी, सबकी डिमांड ऐसे ऐसे कम होगी, तो ये कर्व पीछे की तरफ आ जाएगी। The y-axis represent the price level of all final goods and services in the economy. X-axis is the real national output. Shift from AD1 to AD2 and AD2 to AD1 is due to factor other than the price. Price level remains same. ठीक है, हम देख रहे हैं प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर का इफेक्ट। तो देखिए प्राइस वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट है, सीधी है, क्योंकि प्राइस का तो हम असर देख ही नहीं रहे, उसका तो इफेक्ट देख ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं किसी और फैक्टर का। तो उन फैक्टर की वजह से एग्रीगेट डिमांड आगे की तरफ भी जा सकती है, बढ़ भी सकती है, और पीछे की तरफ कम भी हो सकती है। इसके बाद है इफेक्टिव डिमांड। की आइडिया प्रपोज्ड बाय इकोनॉमिस्ट जॉन मैनर्ड काइंस। इसे काइंस भी पढ़ते हैं, केन्स भी पढ़ते हैं, हर बंदा अपनी मर्जी के तौर पढ़ रहा है। कंज्यूमर्स हु आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड बट विलिंग टू स्पेंड मनी। मैंने आपको कहा था कि किसी चीज की डिमांड का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि आपकी जेब में पैसे हों, बल्कि उस चीज को खरीदने की ख्वाहिश भी हो। अब एक बंदा है, उसकी जेब में 100 रुपए तो है, वो बर्गर खरीद सकता है, लेकिन उसका मूड नहीं है, तो इसका मतलब वो डिमांड नहीं करेगा। एक बंदा है, उसका मूड है बर्गर खाने का, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो डिमांड नहीं कर सकेगा। एक बंदा है, उसकी जेब में 100 रुपए है और वो बर्गर खरीदने का उसका दिल भी कर रहा है, तो वो जाकर बर्गर खरीद लेगा। तो इसका मतलब है उसका एबिलिटी टू प्रोड्यूस भी, एबिलिटी टू कंज्यूम या एबिलिटी टू डिमांड बर्गर वो भी थी, और विलिंग भी थी, उसकी विल भी थी कि वो एक चीज की सलाहियत भी रखता था उसको खरीदने की, और उसकी ख्वाहिश भी रखता था। तो वो वही कह रहा है कि कंज्यूमर हु आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड बट विलिंग टू स्पेंड मनी। कंज्यूमर जो ना सिर्फ चीज खरीदने के लिए ख्वाहिश रखते हो, बल्कि जो नॉट ओनली कंसिस्टेंट इंटरेस्टेड बट विलिंग टू बाय, उनकी ख्वाहिश भी होनी चाहिए। ठीक है।
Actual expenditure in an economy is based on existing or actual income. Actual expenditure actual income के ऊपर डिपेंड करता है, obviously बात है. Instead of if the economy was at its productive potential when all resources are fully utilized is called as effective demand. अब देखें यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सपोज कोई भी आपके पास एक इलास्टिक है, ठीक है, रबड़. अब उसकी वैसे लेंथ है 2 मीटर, आप उसको बढ़ाकर 3 मीटर तक खींच लेते हैं, तो वो कहते हैं कि हम एक्चुअल कैपेसिटी देखेंगे कि वो उसकी 2 मीटर थी, 3 तो आपने खींचा है, तो खींचने की वजह से जो उसकी लेंथ बढ़ी है ना, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम एक्चुअल को देखेंगे. सेम इसी तरह से वो कहता है कि हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो हमारी एक्चुअल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, मतलब ये कि आपकी तनख्वाह वैसे तो 20,000 है, तो आपके घर के खर्चे भी 20,000 के मुताबिक होंगे. अब एक महीने आपको बोनस मिल गया है, तो क्या अगले सारे महीने आप अपना खर्चा बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगले महीने तो फिर दोबारा आपको वही पुरानी सैलरी मिली है. ये तो एक महीने सिर्फ आपको ऐसे बोनस मिल गया था. तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्चुअल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. All economists will agree regarding the aggregate demand, but there are two different approaches regarding the aggregate supply. वो कहता है कि एग्रीगेट डिमांड की जो हमने बात अभी तक की है, उस पर जो भी इकोनॉमिस्ट आए थे दुनिया में, सब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ऐसी ही बात है. लेकिन जब एग्रीगेट सप्लाई की बात हुई तो तब इकोनॉमिस्ट में डिवीजन हो गई. कुछ इकोनॉमिस्ट की सोच और थी, कुछ की और थी. तो उसमें हमने डिवाइड कर दिया है कि कुछ जो पुराने थे, क्लासिकल या न्यू क्लासिकल, कुछ उनकी सोच थी. उसके बाद केन्स आया, उसने अपनी तरफ से एक एग्रीगेट सप्लाई का आइडिया दिया. केन्स ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड वैसी ही है जैसे क्लासिकल ने कहा था, लेकिन सप्लाई के टाइम उसने कहा कि नहीं, क्लासिकल की तरह नहीं, मैं अपना आइडिया दूंगा एग्रीगेट सप्लाई के हवाले से, जिसे हम केन्सियन भी पढ़ा जाता है या काइनेशियन भी पढ़ा जाता है, अप्रोच कहते हैं. अब क्लासिकल या न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या थी पुराने वाले? एग्रीगेट सप्लाई, टोटल नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड इनटू मार्केट फॉर सेल इन द फाइनल फॉर्म इज इन 1 ईयर. वो कहते हैं एक साल के अंदर कोई एक दुकान जितना भी प्रोडक्ट बनाती है फिर उसको ऑफर करती है बेचने के लिए, मतलब बेच देती है, उसे एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं. मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country in 1 year at constant factor cost. Total supply of goods and services produced within an economy at a given overall price level and in a given time period. ये सारी वही बातें हैं सप्लाई की, जितना प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को बेचते हैं जो हमने मार्केट में कीमत चल रही होती है. This is represented through an aggregate supply curve which shows the relationship between price level and quantity of output that firms are willing to supply. There is a direct or positive relationship between aggregate supply and price. लॉ ऑफ सप्लाई जो था सेकंड चैप्टर में, उसमें हमने देखा था कि प्राइस और सप्लाई दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है. सेम इस तरह से एग्रीगेट सप्लाई और प्राइस का भी डायरेक्ट रिलेशन है, which means that at a higher price level firms are willing to supply or produce more. Shape and behavior of aggregate supply curve is of debate amongst the economists. वो वही कह रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई जो ना, ये इसमें बहस मुबाहिसा था मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट के दरमियान. किसने कहा कि इस तरह की इसकी कर्व होगी, किसने किसी और तरह की. Firstly, we shall present the theories of neoclassical economists and second the view of Keynesian या Keynesian. Note क्या है, analysis of aggregate supply is different in the short run and long run due to flexibility of factors and potential output that they can produce. Short run में आपको पता है, हमने short run क्या पढ़ता, कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड हो, और लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल होते हैं. शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल. In short run, aggregate supply curve is upward like a regular supply curve. आम जो सप्लाई कर्व होती है वो कहते हैं इसी तरह से शॉर्ट रन के अंदर एग्रीगेट सप्लाई की कर्व इसी तरह होती है. It shows the actual use of resources. अब देखें इसमें वो कह रहा है कि जो इलास्टिक की लेंथ 2 मीटर है ना, इसमें हम उसी को ही देखेंगे. अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह यूपीएस होता है, ठीक है. अब यूपीएस की जो बैटरी है, अब वो टोटल 3 घंटे तक चल सकती है अगर घर में बिजली या लाइट वगैरह ना हो. अब हम उससे 3 घंटे नहीं, उससे पहले लाइट आ जाती है तो हम सिर्फ 2 घंटे उसे इस्तेमाल करते हैं. तो अब उसका एक्चुअल यूज हमने कौन सा किया, 2 घंटे वाला, क्योंकि उसके बाद तो लाइट आ गई. लेकिन उसका मैक्सिमम यूज कर कितना सकते थे, 3 घंटे. तो एक होती है कि हमने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कितना किया है, एक होता है रिसोर्सेज को इस्तेमाल हम कर कितना सकते थे. तो एक होती है एक्चुअल चीज और एक होती है पोटेंशियल चीज. एक्चुअल मतलब हमने उसका इस्तेमाल किया कितना है, पोटेंशियल ये कि उसमें सकत या हिम्मत या एनर्जी थी कितनी, ठीक है, उसमें कितनी कैपेसिटी थी. तो इसमें शॉर्ट रन में वो कह रहा है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमने किसी भी चीज को इस्तेमाल किया कितना है, अपने रिसोर्सेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल किया कितना है, ना कि ये कि हम कर कितना सकते थे. तो शॉर्ट रन में हम क्या देखेंगे,
कि फोटोकॉपी वाली मशीन है वो 200 प्रिंट निकाल सकती थी या फोटोकॉपी, लेकिन हमने 100 फोटोकॉपी निकाले हैं। तो हम जब किसी को बताएंगे कि हमने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो की है वो कितना की है, 200 या 100, हम वो बताएंगे जो एक्चुअल में हमने फोटोकॉपी निकाले हैं, ना कि ये बताएंगे कि हमारी मशीन में कैपेसिटी कितना। अब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई की कर्व उसने कहा कि सिंपल कर्व जैसे सप्लाई कर्व होती है पॉजिटिव और अपवर्ड स्लोप सेकंड चैप्टर वाली, ये भी बिल्कुल वैसे है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, ग्राफ रिप्रेजेंट द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ एन इकोनॉमी, इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए कंट्रीज रियल आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल, राइजिंग प्राइस लेवल्स एक्सपेंड द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। क्या कहते हैं, राइजिंग प्राइस लेवल्स एक्सपेंड द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री, कीमतें बढ़ती हैं तो दुकानदार एक्टिव हो जाते हैं, वो और ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं ताकि हम ज्यादा पैसे कमा लें। तो ये वही बात कह रहा है। उसके बाद है शिफ्ट्स एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिस तरह डिमांड की शिफ्ट्स थी इस तरह से सप्लाई कर्व की भी शिफ्ट्स हैं। तो अब इसको हम पढ़ रहे हैं। वहां पर एग्रीगेट डिमांड हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई के टाइम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन भी आ जाता है, और इसकी इकोनॉमिस्ट में भी डिवीजन थी, किसी की सोच और थी किसी की और थी। तो इसमें वो कहते हैं शिफ्ट इन शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज नॉट कॉज्ड बाय द चेंज इन प्राइस लेवल। शिफ्ट हमेशा याद रखिएगा प्राइस की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से होता है। इट इज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स, वो कौन कौन से, चेंज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स, लेबर एंड कैपिटल, अगर हम मशीनरी और मजदूर ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, अगर कम कर देंगे तो प्रोडक्ट कम बनेगा। चेंज इन साइज एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल स्टॉक, जो मशीनरी है उसकी क्वालिटी कैसी है, हमारे रिसोर्सेज की, जो हमने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपनी मशीनरी रखी हुई है दुकान में, उनकी क्वालिटी और साइज कितना है, कितनी मशीनरी पड़ी हुई है और किस लेवल की अच्छी है या बुरी है। चेंज इन साइज एंड क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स, हमारे पास जो मजदूर काम कर रहे हैं वो अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं या फिर एम ही हैं। दूसरा ये कि 2 हैं 3 हैं, मतलब गुजारे लायक उनका, मतलब हमने पास 2-3 बंदे रखे हुए हैं या ज्यादा रखे हुए हैं, उनका साइज ज्यादा है। चेंज इन यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, मतलब क्या कि हमें उनकी तनख्वाह कितना पड़ रही है। चेंज इन प्रोड्यूसर टैक्सेस, जो दुकानदार है वो टैक्सेस कितने दे रहा है या हुकूमत उसे असिस्ट कितना कर रही है सब्सिडी के थ्रू। चेंज इन इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, causing a rise in inflation and a rise in wages, causing supply to shifts inward, causing a rise in inflation and a rise in wages, causing the supply to shift inward। सैलरी जब बढ़ जाती हैं तो फिर जाहिर सी बात है उसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं दुकानदार के। अब ये देखें शिफ्ट हो रही है यहाँ पर शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई, एक है SRAS1, दूसरी है SRAS2। अब जो फैक्टर इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, मशीनरी, लेबर कितनी है, एक्सपर्ट है नहीं है, अगर सारे अच्छी अच्छी चीजें सब में होंगी तो फिर ये आगे की तरफ मूव करेगी, सप्लाई बढ़ेगी। अगर सारे के सारे नेगेटिव चीजें होंगी तो फिर ये पीछे की तरफ मूव करेगी। एक्सप्लेनेशन, ग्राफ अबव रिप्रेजेंट द शिफ्ट ऑफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ एन इकोनॉमी। शिफ्ट फ्रॉम SRAS1 to SRAS2 and SRAS2 to SRAS1 is due to factor other than price level। इसके बाद है अब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व LRAS। Change in price doesn't affect the supply. Change in price doesn't affect the supply. Shape of long run aggregate supply curve is quite different from short run aggregate supply due to the concept of full utilization। अब short run और long run में क्या फर्क है? मैंने कहा था कि short run में हम समझेंगे कि हमारी मशीन एक्चुअल में हम अपनी मशीन को इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। लॉन्ग रन में हमने ये देखना है कि उस मशीन की टोटल पोटेंशियल या कैपेसिटी कितना थी, ठीक है। यूपीएस को हमने इस्तेमाल 2 घंटे किया है तो ये शॉर्ट रन में। यूपीएस को टोटल इस्तेमाल कर कितने घंटे सकते थे, 3 घंटे, तो उसकी कैपेसिटी थी टोटल, तो ये लॉन्ग रन का कंसेप्ट आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। रोजगार का मतलब क्या होता है कि लोगों को हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, उनको जॉब्स देते हैं। सेम इस तरह से यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल करना। मशीनरी थी, वहां शॉर्ट रन में हमारी मशीनरी एक रिसोर्स थी ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, तो शॉर्ट रन में हमने उसको पूरा इस्तेमाल नहीं किया था। उसके 200 फोटोकॉपी निकल सकते थे लेकिन हमने सिर्फ 100 निकाले थे। लेकिन लॉन्ग रन में वो कहते हैं हम उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे, उसकी कैपेसिटी जितनी है उतनी उतनी इस्तेमाल करेंगे। इट शोज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि उसमें टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारे रिसोर्स के अंदर, हम उसको देखेंगे। शॉर्ट रन में हम एक्चुअल देखते हैं कि रिसोर्स को इस्तेमाल कितना किया है, लॉन्ग रन में हम उसकी कैपेसिटी देखते हैं कि उसमें पोटेंशियल या कैपेसिटी कितना थी उसको इस्तेमाल करने की। इसके बाद है फुल एम्प्लॉयमेंट या फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ए सिचुएशन वेयर ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज्ड।
हम अपने सारे रिसोर्सेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सिचुएशन ऑफ ए कंट्री व्हेन नो मोर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, कि मशीनरी थी, पहले हमने 200 प्रिंट निकालने थे लेकिन सिर्फ 100 प्रिंट निकाले हैं, तो वो हमारी की एक्चुअल आउटपुट। इसके बाद हमने पूरे पूरे 200 प्रिंट निकाले हैं जितनी उसमें कैपेसिटी थी, तो ये हो गया पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट था कि पोटेंशियल यूज किया है, उसका मैक्सिमम यूज किया हमने अपनी मशीनरी को, रिसोर्स को। तो वो कहते हैं वो लिमिट है जिसके बाद मजीद हम अपने रिसोर्सेज से फायदा ना उठा सकें, अब हम कहते हैं इसका मतलब है हमने उनको फुली यूज कर लिया है, इसका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। उसके बाद उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, मजीद आगे नहीं बढ़ा सकते। फोटो कॉपी वाली मशीन थी, 100 प्रिंट हमने निकाले लेकिन 200 निकाल सकते थे, 100 निकाल कर हम रुक गए, तो हमने कहा जी शॉर्ट रन है, क्योंकि एक्चुअल इसका यूज हमने 100 फोटो कॉपी किए हैं। उसमें से कैपेसिटी कितनी थी मशीन में 200 प्रिंट निकालने की, हमने 200 प्रिंट निकाल लिए, तो हमने कहा कि अब हम अपने रिसोर्स को पूरा का पूरा इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं इसके बाद अब हम 200 प्रिंट तो आगे निकाल सकते हैं डेली बेसिस पे, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते, उसके बाद मशीन खराब हो जाती है, इसके बाद कैपेसिटी खत्म है। तो सिचुएशन ऑफ ए कंट्री वेयर नो मोर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, कि उस मशीनरी की प्रोडक्शन बस 200 प्रिंट के बाद नहीं बढ़ सकती। In short run, supply changes to the price level as the factors of production are adjusted to enable the most efficient use of resources. Short run के अंदर क्या था? Supply changes to price level as the factor of production are adjusted to enable the most efficient use of resources. In long run, it is assumed that supply stays independent of price level. It is determined by the overall productivity of the resources in an economy. वो कहता है कि long run हम कहते ही तब हैं जब हम अपने रिसोर्स को पूरी तरह इस्तेमाल करें, और शॉर्ट रन वो होता है जहां पर हम अपने रिसोर्स को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो जरूरत हम अब प्राइस को अगर हम देखें ना कि यार अगर कीमत ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ाएं, ये हम तभी कर सकते हैं ना जब रिसोर्स को पूरा इस्तेमाल ना करना हो, अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना हो, चाहे 100 प्रिंट निकालें, 50 निकालें। लेकिन लॉन्ग रन में वो कहता है अब तो यहाँ पर कंडीशन है कि हमने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह इस्तेमाल करना है, कीमत चाहे हमारी फेवरेबल हो या ना हो। तो इसलिए कहता है लॉन्ग रन में सप्लाई जो है ऐसे समझी जाती है कि वो प्राइस के इंडिपेंडेंट है, प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट प्राइस का उसके ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें ओवरऑल पूरे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना होता है। उसके बाद है LRAS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी। लॉन्ग रन वो कहते हैं पोटेंशियल बताता है हमारे मुल्क की मईशत का। इफ ऑल रिसोर्सेज वर एट देयर मोस्ट प्रोडक्टिव then that is the level of output that could be achieved। जब रिसोर्सेज अपने फुल बूम पर हों कि उनका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, तो उस टाइम हम कहते हैं हम रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। Shift and long run aggregate supply are the factors that affect the level of this potential because it is independent of the price level and sacrifice the upper limit of the capacity in an economy। upper limit यही कि maximum limit। The curve is a vertical line। अब यहां पर देखें शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई हमने पहले देखा था कि हम अपनी मशीन को इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, और हमने कहा था इसकी जो कर्व है वो नॉर्मल सप्लाई कर्व की तरह होती है, अपवर्ड और पॉजिटिव स्लोप। लॉन्ग रन में हम कहते हैं यहाँ पर हम अपने रिसोर्स को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शॉर्ट रन में क्या था, अपनी मर्जी के मुताबिक हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो फोटो कॉपी पहले हो सकता है हमने 20 निकाले हो, फिर 50, फिर 70, फिर 80, तो इस तरह से सप्लाई ऐसा ऐसा बढ़ती गई। लॉन्ग रन में तो हम पहले दिन से हुई मशीनरी को पूरा का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं कि 200 की कैपेसिटी है कि 200 प्रिंट पहले दिन ही निकाल दिए। अगले दिन हम उससे कम तो कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि 200 से ज्यादा मशीन प्रिंट निकाल ही नहीं सकती, तो 200 दोबारा निकालेंगे। उसके बाद फिर 200, मतलब आखिरी हद जो थी उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल थी, कैपेसिटी थी, वो हम पहले दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें वर्टिकल स्लोप मैक्सिमम मिली है ना, हमें सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई मैक्सिमम पहले दिन ही मिल गई। तो इसलिए इसकी जो लाइन है वो हमने शो कर दी है कि सप्लाई बढ़ रही है लेकिन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट है ऊपर की तरफ, जितनी पहले दिन थी उतनी ही एंड तक है। एक्सप्लेनेशन, ग्राफ रिप्रेजेंट द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व मूविंग डायरेक्टली अलोंग इंक्रीज इन प्राइस लेवल, बट लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बिकम वर्टिकल एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस लेवल। Point to note is that long run aggregate supply curve become vertical at the level of full employment। full employment मतलब full use of resources। अब shift in long run aggregate supply, significant permanent changes in productive potential of economy causes the shift in long run aggregate supply। अब यहाँ पर देखें कि एक साल था जब हमने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, अगले साल हमने सारे रिसोर्सेज को बढ़ाया, फिर पूरा इस्तेमाल किया, तो वो दूसरी कर्व मिल गई। अब नीचे जो Y1 Y2 है ये कोई साल या ईयर को शो नहीं करता, ये हमारी नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम को। अब वो कहता है कि हमने इस्तेमाल तो पूरा ही करना है ना। अब पहले साल हमारे पास एक मशीनरी थी,
तो हमने उस मशीनरी के 200 प्रिंट, पहले दिन ही 200 प्रिंट निकाले और पूरा साल तक 200 प्रिंट निकालते गए। अब अगली दफा जब हुआ तो अगली दफा हमारे पास 2 मशीनरी थी, अब 400 की कैपेसिटी होगी फोटोकॉपी की, तो हमने पहले दिन 400 निकाले और एंड पर भी 400 निकालते गए। तो इस तरह से ओरिजिन से देखें, पहले 200 प्रिंट वाली लाइन ऐसी थी, है वो भी स्ट्रेट, क्योंकि उस दिन भी पहले दिन से ही हमने पूरा साल 200 प्रिंट निकाले। उसके बाद दूसरी जो लाइन है LRAS2, वो ओरिजिन से दूर है, मतलब वो सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन पहले दिन जितनी है एंड तक वही है। तो वो ज्यादा मशीन भी है, तो ज्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके पहले दिन से मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन, एन इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इन द इकोनॉमी वुड कॉज एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल व्हिच शिफ्ट LRAS फ्रॉम 1 to 2। वो वही कह रहा है कि यहाँ पर हमारी मशीनरी की कोई टेक्नोलॉजी बढ़ जाए या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी में इजाफा हो जाए, मतलब मशीनरी वगैरह बढ़ा लें, तो इस तरह से सप्लाई बढ़ जाती है। अब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर, किस वजह से बढ़ सकती है? यही कि लेबर जो है हमारे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाए, हमारी मशीनरी या टेक्नोलॉजी है वो अच्छी हो जाए, या फिर हमारी जो जमीन वगैरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो वहां पर जमीनी कोई जराए जो हैं उनको मजीद एक्सप्लोर किया जाए, नए नए निकाले जाए जमीन से। इसके बाद है केन्जियन या काइनेशियन अप्रोच। ही saw no difference between short run and long run. Aggregate supply curve has only single shape which is firstly horizontal then vertical. इसने ये नहीं कहा कि यार हाँ कोई शॉर्ट रन होता है कोई लॉन्ग रन होता है, इसने कहा कि नहीं एक ही कर्व होती है, लेकिन पहले उसकी शेप और तरह की होती है, बाद में और तरह की होती है। उन्होंने तो ये कहा था ना कि शॉर्ट रन में वो नॉर्मल सप्लाई कर्व होती है, लॉन्ग रन में बिल्कुल सीधी ऊपर वाली लाइन होती है। इसने कहा कि नहीं इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, इसमें एक ही बस लाइन बनेगी, लेकिन पहले कोई और तरह की होगी, बाद में उसकी शक्ल डिफरेंट हो जाएगी। When economy reaches at its productive potential, aggregate supply curve will be vertical. इसने भी ये वाला पॉइंट वही कहा है कि जब मैक्सिमम यूज करते हैं तब एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल हो जाती है ऊपर की तरफ। When economy is not at full output, aggregate supply curve will be flatter because resources are not being fully utilized. इसने कहा कि जब शॉर्ट टर्म में हम, इसने शॉर्ट टर्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बस इसने इतना कहा है कि जब रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तब जो कर्व है वो फ्लैटर होगी, और जब पूरा इस्तेमाल करने लगेंगे तब बिल्कुल अपवर्ड हो जाएगी। If there are underutilized resources, then an output increases. As output increases, this would not put pressure on the price level. Instead, economy will adjust to use up spare capacity. जब resources को हम अच्छे तरीके से इवन बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं कि 200 की टोटल कैपेसिटी थी, आम हालात में 100 कर रहे थे, अब हम 50, तो ये तो इसका मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। It is only once the economy approaches at its maximum potential that the firm will begin having the power to influence the price upwards. As output increases, price level at which firm will supply an aggregate begin to increase. पता है हमें। However, only once full employment level is approached. जब तक full capacity आएगी उसके बाद तो आपको पता है सारा कुछ कांस्टेंट हो जाता है। अब देखें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होती है इस तरह से होती है, ये नॉर्मल सप्लाई कर्व, और लॉन्ग रन में क्या होती है बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल। और इसने क्या कहा, इसने कहा कि नहीं एक ही कर्व होती है, जब हम रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो वो कर्व इस तरह से थोड़ी फ्लैटर होती है, जब रिसोर्सेज को जिस पॉइंट से पूरा इस्तेमाल करने लगते हैं तो बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधी हो जाती है। तो इसने ये फर्क पैदा किया है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंटरेक्शन। आपको याद हो हमने जो मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था, हमने कहा था कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएं। अब यह है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, तो मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल हो जाएं। आउटपुट गैप, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। किसी मुल्क की मईशत जो है वो कितना प्रोडक्ट बना सकती है और कितना बना रही है, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, जो गैप होगा आउटपुट्स के दरमियान, उसकी प्रोडक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है ना, उससे हम आउटपुट गैप कहते हैं। ये मशीन वाली एग्जांपल आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। ओवरऑल पूरे मुल्क का देखा जाता है कि हमारे मुल्क में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो कितना प्रोडक्ट बना सकती हैं और कितना बना रही हैं, दोनों में फर्क कितना है। अब इसमें 2 पॉसिबल कंडीशंस हैं, एक है पॉजिटिव गैप या इन्फ्लेशनरी गैप, दूसरा है नेगेटिव गैप या डिफ्लेशनरी गैप। अब पॉजिटिव गैप या इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है? वेयर एन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग बियॉन्ड इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल। क्या? वेयर एन इकोनॉमी इज परफॉर्म बियॉन्ड इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल, मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल आउटपुट एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट। मतलब क्या हुआ, वो कहते हैं जब पता चले कि एक मशीन है वो 200 प्रिंट निकाल सकती है, लेकिन उसने 201 प्रिंट निकाल लिए। अब हकीकत में उसने 201 निकाले हैं और हकीकत में उसकी कैपेसिटी कितना थी, वो 200 की थी। तो अब एक्चुअल बढ़ गया है पोटेंशियल से भी, हो सकता है कुछ तरह के उसमें चेंजेस आई हूँ कि वो ज्यादा अपना वर्क कर रहा है,
अब एक मजदूर है, वो कहता है कि दिन के मैं जो है ना किसी भी चीज के 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। हो सकता है किसी दिन वो 11 कर ले, उसमें हिम्मत करके वो कुछ ज्यादा काम कर ले। और इसमें क्या है, एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स ओवर मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ कंट्री, पोटेंशियल से भी अब एक्सीड कर दी है। अब क्या है एग्रीगेट, अब ये देखें इसका प्रोडक्टिव पोटेंशियल हम इस तरह से देख रहे हैं। इसका देखें मैं आपको बताता हूँ, टू पॉसिबल कंडीशंस हैं, पॉजिटिव गैप और इन्फ्लेशन गैप, या नेगेटिव गैप और डिफ्लेशन गैप। अब वो देखें, एक होता है बंदा बेचने वाला, एक होता है खरीदने वाला। इसको इस तरह से देखें, एक है बंदा खरीदने वाला, एक है बेचने वाला। अब यहाँ पर देखें, वो कहता है कि अब दुकान ने 100 यूनिट पैदा किए हैं और दूसरी तरफ खरीदने आ गए 101 यूनिट लोग, तो उसने प्रोडक्शन की है 100 यूनिट्स की और डिमांड लोगों की तरफ से आ रही है 101 की। तो अब दुकान की तरफ से आउटपुट जो है उससे ज्यादा लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है। अब इतना उसमें कैपेसिटी नहीं थी, इतना उसने चीज को बनाया नहीं है जितना लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह से उस दुकान की आउटपुट से कंज्यूमर की आउट जो डिमांड है वो ज्यादा है। तो हम कहते हैं इसका मतलब है कि लोगों को तलब ज्यादा हो रही है, इतनी चीजें मार्केट में नहीं है। और देखें एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स ओवर मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ कंट्री, जितना पोटेंशियल चीजों को प्रोड्यूस करने का है उससे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ड्यू टू एक्सपेंशनरी कंडीशंस आर इंक्रीजिंग रैपिडली, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर, एक्सपेंडिचर मतलब वही डिमांड वाले खर्चे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू मीट द पोटेंशियल डिमांड, जितनी डिमांड लोग कर रहे हैं इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। दिस हाई एग्रीगेट डिमांड causes a rise in overall price level which is termed as inflationary gap। क्या कह रहा है, दिस हाई एग्रीगेट डिमांड causes a rise in overall price level। अब देखें जो लफ्ज इन्फ्लेशनरी है ना, ये इन्फ्लेशन से है, ये महंगाई पैदा कर देता है। कैसे कि हमने देखा है कि इस कंडीशन में डिमांड ज्यादा है और इतना प्रोडक्ट नहीं बन रहा। जब डिमांड ज्यादा होती है तो दुकानदार क्या करता है, चीजों की कीमत बढ़ा देता है। चीजों की कीमत बढ़ने को ही तो हम इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। तो इसे इन्फ्लेशनरी गैप इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये इन्फ्लेशन पैदा है। दूसरा क्या है, अब इसकी ग्राफ देखें, एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर वो तो बिल्कुल सीधी वर्टिकल है, ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड देखिए, एक है ए डी नॉट जो डॉटेड लाइन है एग्रीगेट डिमांड की डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप, और दूसरी है ए डी वन, मतलब ए डी नॉट से ए डी वन है। तो अब एग्रीगेट डिमांड का ये यहाँ पर गैप प्रोड्यूस हो रहा है, इसी गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, जो हमने नीचे लिख दिया है इन्फ्लेशनरी गैप, कि जब क्या हो, डिमांड ज्यादा हो प्रोडक्ट की निस्बत, इतना प्रोडक्ट ना हो दुकान पर, आउटपुट ना हो जितना खरीदने लोग आ जाए, तो उसे हम कहते हैं ये क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, महंगाई पैदा हो जाएगी। In the graph, gap between YF and Y1 represents inflation gap which occurred due to rise in AD1 beyond the productive potential वगैरह। अब नेगेटिव गैप है, ये उसके उलट है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि जितना चीज पैदा की है हमने उतना खरीद नहीं रहे लोग, डिमांड कम कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड रिमेन लेस देन मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज्ड। फुली यूटिलाइज तो तभी हम करते हैं ना जब डिमांड भी आ रही हो। अब एक दुकान है फोटो कॉपी की, लोग खरीदने नहीं आ रहे, तो जाहिर सी बात है मशीनरी का इस्तेमाल भी कम होगा। अब वो कहता है कि दिस लो एग्रीगेट डिमांड causes a fall in overall price level which is termed as deflation gap। अब देखें वो कहता है कि इस हालत में हमारे पास जितना प्रोडक्ट है उससे खरीदने वाले बहुत कम है, तो जब लोग कम डिमांड करते हैं तो फिर हमें ये होता है ना कि हम कीमत कम करें ताकि लोग खरीद रहे हैं, तो ये कीमत कम पैदा कर रहे हैं, नेगेटिव गैप। तो इसे हम इसलिए इन्फ्लेशन की बजाय डिफ्लेशन गैप कहते हैं कि ये कीमतों को कम कर रहा है। अब यहाँ पर देखें एडी नॉट से एडी वन नीचे की तरफ होगी डिमांड, और दरमियान का जो गैप है उसे डिफ्लेशनरी गैप कह दिया है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वही नॉर्मल सप्लाई कर्व है, और लॉन्ग रन की सीधी वर्टिकल है। फर्क क्या है, यहाँ पर दोनों की डिमांड कम देख रहे हैं, वहां पर 80 नॉट से 81 हुई, डिमांड बढ़ी तो कीमत भी बढ़ी, तो इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ पर 80 नॉट से 81 नीचे की तरफ डिमांड है, डिमांड कम हुई तो कीमत कम होगी, तो हम कहेंगे ये इन्फ्लेशन की बजाय डिफ्लेशन है। एक्सप्लेनेशन भी इसकी वही है। ये दूसरी अप्रोच है। यहाँ पर देखिए वो कहता है कि पहले एग्रीगेट सप्लाई वैसे ही है जैसे नॉर्मल सप्लाई कर्व होती है, और एग्रीगेट डिमांड भी वैसे है जैसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप होती है। ये इसने थोड़ा गोल शक्ल बना दिया, लेकिन बात वही है कि सप्लाई कर्व बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड नीचे की तरफ डिमांड कर्व। सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो शो कर रहा है कि वो जब फुल रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। कि देखें सप्लाई कर्व पहले वो नॉर्मल है जिस तरह सप्लाई कर्व होती है, पॉजिटिव और अपवर्ड स्लोप। जैसे रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल करना शुरू किया तो सप्लाई बिल्कुल मैक्सिमम हाथ पर पहुंचकर ऐसी सीधी वर्टिकल हो गई।
उसके बाद है चेंज इन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, चेंज इन एग्रीगेट डिमांड एंड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड का देखें, अब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वो सीधी वर्टिकल है, जो एग्रीगेट सप्लाई है शॉर्ट रन वो भी बिल्कुल नॉर्मल सप्लाई कर रहा है। अब एग्रीगेट डिमांड का वो फर्क कह रहा है, ठीक है, एडी से AD1 डिमांड बढ़ रही है। चेंज का मतलब होता है कि किसी चीज में तब्दीली, उसमें अब वो चीज ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो इसमें एग्रीगेट डिमांड का वो शो कर रहा है कि वो बड़ी है। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कॉजेज एन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई व्हिच लीड्स टू न्यू इक्विलिब्रियम एट ए हायर लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट। किस चीज की तरफ बढ़ती है तो फिर प्रोडक्ट ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है ना, सप्लाई बढ़ जाती है। अब इसके बाद है चेंज इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, पहले वो डिमांड का चेंज था, अब सप्लाई का चेंज है। सप्लाई का चेंज देखे क्या है कि यहाँ पर वो कहता है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नीचे की तरफ उसने शिफ्ट की है कि इंक्रीज इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई हैज लेड टू एग्रीगेट डिमांड meeting at its lower price level which causes the increase in national output। तो एग्रीगेट सप्लाई में वो कहता है जो इजाफा है वो क्या कर रहा है, वो एग्रीगेट, अब देखिए सप्लाई जब ज्यादा होती है तो क्या होता है, कीमत कम करना पड़ जाती है, ये वाली। तो एक है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का ऊपर वाली और एक है नीचे वाली। एग्रीगेट डिमांड इसमें नॉर्मल कर्व है और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी सीधी वर्टिकल है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर वो कह रहा है इसमें कम हो रही है, कम वाला उसने केस बताया यहाँ पर। और प्राइस जो है, प्राइस देखें P0 से P2 उसने कर दी है, तो वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि प्राइस और सप्लाई का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। इस तरह से ये चेंजेस थी।